दोस्तों, इस हिंदुस्तान की धरती पर एक से बढ़कर एक अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। पर कुछ वीरों का इतिहास हमें बताया गया तो कुछ को इतिहास के पन्नों से ही हटा दिया गया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान मराठा योद्धा के बारे में जिसने आधे हिंदुस्तान पर जीत हासिल करके मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान के नक्शे से गायब कर दिया, जिसने अपने तलवार के दम पर महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और तमिलनाडु के मदुरई से लेकर ओडिशा के कटक तक मराठा साम्राज्य का डंका बजाया, जिसने ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर जैसे अनेक हिंदू मंदिरों को मुगलों की कैद से आजाद किया। इस योद्धा की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पर हजारों सालों से राज करने वाले कलछुरी वंश को उसने एक झटके में उखाड़ कर फेंक दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक योद्धा महाराज रघुजी राजे भोसले के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवाते हैं इसी महान योद्धा के गौरवशाली इतिहास से। लेकिन दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक छोटे से गांव पांडववाड़ी से, जहां पर 14 फरवरी सन 1695 को एक महान योद्धा का जन्म हुआ, जिनका नाम था रघुजी बिंबाजी भोसले। प्रभु श्री राम के नाम पर उनका नाम रघुजी रखा गया, पर बचपन में ही रघुजी के पिताजी बिंबाजी भोसले का देहांत हो गया। ऐसे मुश्किल हालात में रघुजी का आगे का पालन पोषण उनकी माता काशीबाई और दादी बयाबाई ने किया। रघुजी जब बड़े हुए तो अपने साथ सह्याद्री के बुलंद हौसले लेकर सातारा में छत्रपति शाहू महाराज की सेना में शामिल हुए। पर उस समय मराठा साम्राज्य के अंदर एक से बढ़कर एक अनेक ताकतवर सूरमा योद्धा थे। ऐसे में इन सभी योद्धाओं के बीच अपने लिए आगे का रास्ता तय करना रघुजी के लिए इतना आसान नहीं था। पर अपने अंदर साम्राज्य विस्तार की आग लेकर आने वाले इस लड़के को भला नियति भी कब तक रोक पाती। और एक दिन छत्रपति शाहू महाराज कुछ चंद सैनिकों के साथ घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक शेर ने शाहू महाराज के ऊपर हमला कर दिया। शाहू महाराज को ऐसे मौत के मुंह में देखकर रघुजी ने अपना शौर्य दिखाया और बिना अपनी जान की परवाह किए उस शेर को 2 हिस्सों में काट डाला। रघुजी के इस असामान्य शौर्य को देखकर छत्रपति शाहू महाराज अत्यंत खुश हुए और उन्हें सेना साहेब सुबह इस खिताब से सम्मानित किया, जिसके बाद रघुजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा छत्रपति शाहू महाराज के वो खास बन चुके थे। जिसके बाद रघुजी ने 40,000 की विशाल सेना लेकर अपना मोर्चा विदर्भ की तरफ निकाला। उस समय विदर्भ पर गोंड आदिवासी राजाओं का शासन हुआ करता था, परंतु सन 1735 में गोंड राजा चांद सुल्तान की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी रानी रतन कुंवर ने गोंड राज्य की सत्ता संभाली। लेकिन रानी रनत कुंवर के सौतेले बेटे वली शाह ने गोंड राज्य की सत्ता पर अपना दावा ठोक दिया और रानी रतन कुंवर को राज्य से बाहर निकालकर उनके बेटे मीर बहादुर की हत्या कर दी। ऐसे में डरी सहमी रानी रतन कुंवर ने अपने राज्य को वापस पाने के लिए रघुजी राजे भोसले से मदद मांगी। रानी की इस दुर्दशा को देखते हुए रघुजी राजे ने बिना किसी स्वार्थ के उन्हें मदद करने का वचन दिया और सन 1737 में वली शाह को पकड़ने के लिए हर हर महादेव की ललकारें देकर मराठों ने मध्य प्रदेश के देवगढ़ किले पर चढ़ाई कर दी। अब मराठा सेना और वली शाह की सेना के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। देवगढ़ के युद्ध मैदान में रघुजी राजे भोसले ने वली शाह को युद्ध में हराकर उसे बंदी बना लिया और गोंड राज्य को फिर से रानी रतन कुंवर के हाथों में सौंप दिया। बदले में रानी रतन कुंवर ने रघुजी राजे भोसले को नागपुर और भंडारा प्रांत का प्रदेश भेंट में दिया। देवगढ़ में मिली इस शानदार जीत के बाद
रघुजी राजे भोसले ने नागपुर में प्रभु श्री राम के एक विशाल मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज रामटेक मंदिर के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर इसी नागपुर को रघुजी राजे भोसले ने अपनी राजधानी बनाया और इस तरह नागपुर में भोसले वंश का उदय हुआ। मराठों का साम्राज्य विस्तार। साल था सन 1707। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। सत्ता पाने के लिए औरंगजेब के बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसी बीच दक्षिण भारत में एक नई सल्तनत ने जन्म लिया, जिसका नाम था आरकाट। और इस आरकाट की सल्तनत को चलाते थे दोस्त अली खान और उसका दामाद चंदा साहिब। आरकाट की सल्तनत से कुछ ही दूरी पर तमिलनाडु के मदुरई में नायक राजवंश का शासन हुआ करता था, जो धन और वैभव से काफी संपन्नशाली राज्य था। नायक राजवंश का सबसे बड़ा उदाहरण है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, जो दक्षिण भारत का सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। लेकिन 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर, जिसने दक्षिण भारत में प्रवेश करके अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ा और सोना, चांदी, हीरे, मोती जैसे कीमती सामान को लूटकर मंदिरों को खंडहर के रूप में बदल दिया। बाद में 16वीं शताब्दी में नायक राजवंश के राजाओं ने मीनाक्षी मंदिर का पुनर्निर्माण करके जीर्णोद्धार किया। इसके अलावा नायक वंश के राजाओं ने खूबसूरती से सजे मंडप, हजारों नक्शीदार स्तंभ, शानदार गलियारों पर खूबसूरत चित्र जैसे अनेक वास्तुकलाओं का निर्माण करके मीनाक्षी मंदिर को 4 चांद लगा दिए। पर आखिर में नायक राजवंश को भी मुस्लिम शासकों की नजर लग गई और आरकाट के नवाब चंदा साहिब ने नायक राजवंश की आखिरी शासक रानी मीनाक्षी को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में डरी सहमी रानी मीनाक्षी ने अपने राज्य को बचाने के लिए चंदा साहिब को 1 करोड़ रुपए दिए। पर रानी मीनाक्षी को पता था कि ये मुगल किसी के सगे नहीं होते, इसलिए रानी मीनाक्षी ने चंदा साहिब को कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए कहा कि वो उसके राज्य पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। चंदा साहिब ने ठीक वैसा ही किया और कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई और अपने साथ 1 करोड़ रुपए लेकर वापस चला गया। पर 2 साल हुए ही थे कि इस नीच चंदा साहिब ने फिर से रानी मीनाक्षी के राज्य पर आक्रमण कर दिया और रानी मीनाक्षी को कैद करके जेल में डाल दिया। इस हार का सदमा बेचारी रानी मीनाक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इस प्रकार दक्षिण भारत से नायक राजवंश का अंत हुआ। अब दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर दोस्त अली खान और उसका दामाद चंदा साहिब का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। दक्षिण भारत में मराठों का आगमन। जैसे कि हमने आपको बताया था कि किस तरह इन नवाबों ने दक्षिण भारत में अपना आतंक मचा के रखा था। मदुरई में मिली इस जीत के बाद चंदा साहिब अपने आप को दक्षिण भारत का बादशाह समझने लगा। इसलिए जोश में आकर उसने अपना अगला निशाना तंजावुर के मराठा राज्य को बनाया। ऐसे परिस्थिति में तंजावुर के राजा प्रताप सिंह भोसले ने इन नवाबों को रोकने के लिए सतारा में छत्रपति शाहू महाराज से मदद मांगी। छत्रपति शाहू महाराज को पता था इन नवाबों को सिर्फ एक ही इंसान ठिकाने लगा सकता है और वो है रघुजी राजे भोसले। इसलिए छत्रपति शाहू महाराज का आदेश मिलते ही रघुजी राजे भोसले तुरंत नागपुर से कर्नाटक में दाखिल हुए और युद्ध का नेतृत्व अपने हाथों में लिया, जिनके साथ अक्कलकोट के फतेह सिंह भोसले भी शामिल थे। और 20 मई सन 1740 को रघुजी राजे भोसले के नेतृत्व में 40,000 मराठों ने हर हर महादेव की घोषणा देकर दोस्त अली खान की सेना पर चढ़ाई कर दी। आंध्र प्रदेश की धरती पर मराठों ने ऐसे कत्लेआम मचाया कि मुगलों के रक्त से दमल चेरी की घाटी को लाल कर दिया। मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने आरकाट की सल्तनत को तबाह करके मुगल सैनिकों के मुंड काट डाले। ऐसे में मुगलों के काल महाराज रघुजी राजे भोसले ने अपनी खूनी तलवार से मुगलों के अनेक ताकतवर योद्धा
और सेनापतियों को मार डाला। आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों के तलवार से कट चुकी थी। नवाब दोस्त अली खान और उसका बेटा हसन अली युद्ध छोड़कर भागने ही वाले थे। उससे पहले रघुजी राजे ने इन दोनों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। मराठों ने किसी को नहीं छोड़ा। अपने आप को अपराजय मानने वाली अर्काट की ये सेना आज मरी पड़ी हालत में मराठों से अपनी जान की भीख मांग रही थी। लेकिन अभी भी दोस्त अली खान का दूसरा बेटा सफदर अली जीवित बचा था। डरे हुए सफदर अली खान ने बिना किसी सवाल के 1 करोड़ देकर रघुजी राजे भोंसले के आगे अपने घुटने टेक दिए और इस तरह रघुजी राजे भोंसले के नेतृत्व में मराठों ने कर्नाटक राज्य को मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब बारी थी चंदा साहिब की, जिसने रानी मीनाक्षी को मारकर दक्षिण भारत से नायक वंश का अंत किया था। जैसे ही चंदा साहिब को पता चला कि मराठे कर्नाटक राज्य को जीतने के बाद उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मराठों के डर से वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में भाग गया। चंदा साहिब को ऐसी मुश्किल परिस्थिति में देखकर उसका भाई बड़ा साहिब उसकी मदद के लिए आगे आया और मुगल सेना एक बड़ी फौज लेकर मराठों की तरफ बढ़ने लगी। मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब कब्र में दफन हो गया, लेकिन वो मराठों को रोक नहीं पाया। तो भला ये बड़ा साहिब मराठों का क्या उखाड़ लेता। बड़ा साहिब को अपनी ओर आता देखकर मराठे उस पर आंधी की तरह टूट पड़े। 9 घंटे के अंदर मौत रूपी मराठों ने ऐसा विध्वंस मचाया कि बड़ा साहिब समेत हजारों जिहादियों को मार डाला। अपने भाई बड़ा साहिब की मौत की खबर सुनकर चंदा साहिब और भी ज्यादा डर गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने तिरुचिरापल्ली में एक मजबूत घेरा बनाकर अपने आप को किले के अंदर बंद कर लिया। तो दूसरी तरफ मराठे कब से बेचैन थे दक्षिण भारत से मुगलों का सफाया करने के लिए। इसलिए वीर मराठा योद्धा महाराज रघुजी राजे भोंसले ने चंदा साहिब के इस घेरे को तोड़कर मुगलों की कटी लाशों के साथ तिरुचिरापल्ली में प्रवेश किया। मराठों ने हर हर महादेव और मां जगदम्बे का स्मरण करके नंगी तलवारों के साथ चंदा साहिब की सेना पर चढ़ाई कर दी। मराठे खूंखार शेर की तरह मुगलों पर मौत बन के टूट पड़े। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते, मराठे उनकी गर्दन काटकर मौत के घाट उतारते थे। 1 महीने तक चले इस युद्ध में मुगलों के अनेक सूरमा योद्धा मारे जा चुके थे। अनेक मुगल सैनिक युद्ध छोड़कर भाग रहे थे। अब महाराज रघुजी राजे भोंसले ने अपनी चाल चली और तिरुचिरापल्ली के किले को चारों तरफ से घेरकर चंदा साहिब के सारे रास्ते बंद कर दिए। परेशान चंदा साहिब ने पौंडीचेरी के फ्रेंच गवर्नर डुमास से मदद मांगी, पर मराठों के डर से उसने भी हाथ ऊपर कर दिए और आखिरकार 16 मार्च सन 1741 को रामनवमी के दिन मराठों ने तिरुचिरापल्ली के किले में घुसकर चंदा साहिब को पकड़ लिया। जिसके बाद चंदा साहिब ने रघुजी राजे भोंसले के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, चाहिए तो 12 लाख रुपए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। पर रघुजी राजे भोंसले ने चंदा साहिब के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसे बांधकर राजधानी सातारा ले गए। और इस तरह महाराज रघुजी राजे भोंसले के नेतृत्व में मराठों ने दक्षिण भारत पर जीत हासिल करके उसे मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। किसे पता था एक छोटे से गांव से आया हुआ यह लड़का एक दिन पूरे दक्षिण भारत पर राज करेगा। दक्षिण भारत में मिली इस शानदार जीत के बाद रघुजी राजे भोंसले चित्तूर जिले में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान तिरुपति को पन्ना, हीरे, मोती और सोने से रत्न जड़ित 1,42,000 रुपए के आभूषण प्रदान किए, जिसकी आज कीमत करोड़ों में है। इस आभूषण को आज भी भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, जिसे राघोजीवारी पेंटे इस नाम से जाना जाता है, जो आज भी दक्षिण भारत में मराठों के वैभव की साक्ष्य देता है। मराठा शासनकाल में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर का बहुत सारा विकास हुआ, जैसे कि विदेशी आक्रमणकारियों से इस मंदिर की सुरक्षा हो सके। इसके लिए रघुजी राजे भोंसले ने इस मंदिर में अपने सैनिकों को तैनात किया। दूर से आने वाले यात्रियों को रहने की व्यवस्था हो सके, इसलिए यहां पर कई सारी धर्मशालाओं का निर्माण किया और आवश्यकता अनुसार
कई सारे रसोई घरों का भी निर्माण किया। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन इस मंदिर का जो दूसरा ब्रह्मोत्सव है उसे मराठों ने शुरू किया, जिस कारण भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में हर साल 2 ब्रह्मोत्सव होते हैं। और इस तरह मराठा शासनकाल में इस मंदिर का वैभव लौट आया। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत करने वाले दक्खन के मुस्लिम सुल्तानों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने उद्ध्वस्त कर दिया और बाकी बचे कुचे नवाबों को रघुजी राजे भोसले ने ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक। उम्मीद है आप जल्द ही पूरा करेंगे। जल्द ही मराठा साम्राज्य का तूफान अब बंगाल में प्रवेश करने वाला था।